जी अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन में आवाज, स्क्रीन और कैमरा क्लियर है? ऑनलाइन में आवाज, स्क्रीन, कैमरा तीनों चीजें डन। फिजिकल में आवाज, तस्वीर और बोर्ड क्लियर नहीं है, बाकी सारी चीजें क्लियर है। ठीक हो? जी इस्माइल भाई आप एक दफा रिकनेक्ट करें, बाकी सब कुछ हो रहा है। कुछ पढ़ा था कल हमने, खरामा पढ़ते पढ़ते। पहली बात तो ये कि आपको आइडिया हो गया होगा, एक एक दिन करके वो अलग अलग अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। किताब आई थी पहले, अब मॉडल पेपर भी आ गया, और उससे अब उन्होंने जो पैटर्न बताया है वो 15 एमसीक्यूज और 85 मार्क्स सब्जेक्ट है। जो ओल्ड पैटर्न 30 और 70 वाला था वो उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन एमसीक्यूज रखे हुए हैं, और अब जो तनासुब है वो 15 और 85। अब फर्दर उसकी क्या कैटेगरी है, उसमें से कितना लॉजिकल, कितना रट्टे वाला, वो अब वो सेपरेटली बताएंगे। लेकिन अगेन चूंकि जब सब्जेक्ट छोटा किया उन्होंने तो उसमें गहराई तो वो बढ़ाएंगे। तो 15 एमसीक्यूज बाहर वाले इस पेपर में उन्होंने तय किया है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि अब आगे वाले टेस्टों में तकरीबन रेशो इस तरह से रखें कि आपको एक रीजनेबल नंबर मिल जाए। तो हमने 8-7 एमसीक्यूज रखे थे 25-30 नंबर के टेस्ट में, तो इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। 15 आउट ऑफ 100 15% है, तो 30 का 15% तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, 4.5। तो इसका मतलब हम फिर 5 एमसीक्यूज पे पक्के हो जाते हैं। हर टेस्ट में 5 एमसीक्यूज और बाकी सब्जेक्ट है, क्योंकि अब एमसीक्यू का तनासुब थोड़ा सा कम कर दिया। क्लियर है? ये बात अब सबको क्लियर है? ठीक है जी। तो अब हमारा ये जो पैटर्न है वो डिफाइन हो गया, एक एक करके चीजें ओपन होती जा रही हैं। किताब भी अब हमारे पास आ गई, पैटर्न भी आ गया। अब बस सिर्फ ये चीज रह गई है कि उसमें नॉलेज बेस और एप्लीकेशन बेस की परसेंटेज क्या है। वो शायद आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमारे लिए बाहर टीचर इंपॉर्टेंट है कि एक आइडिया हो कि बच्चों का क्या मिजाज लेके चलना है, उनको रट्टे की तरफ ज्यादा लेके चलना है या उनको वकील ज्यादा बनाना है। तो मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग को हम पहली प्रेफरेंस दें, लेकिन जहां जहां मैंने आपको बताया था लिस्टें आएंगी, ऐसी चीजें आई जहां आपको लगे कि ये मैं लॉजिक से इतना सब नहीं लिख सकूंगा, वहां थोड़ा सा याद भी कर लिया करें। सिलेबस इतना बड़ा नहीं है कि बीच बीच में आधी चीजों को रट्टा मारते हुए आपको परेशानी हो, बट लॉजिक आपको हमेशा क्लियर होनी चाहिए हर बात। हम लोगों ने कल जो चैप्टर शुरू किया था दैट वाज वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट वैलिड कब होते हैं, किस तरह से होते हैं, कुछ इसमें छोटी छोटी सी बातें हैं। शुरू में हमने 4 डेफिनेशंस देखी, वो इसलिए नहीं देखी थी कि उन डेफिनेशंस के ऊपर भी हमने बहुत ज्यादा गुफ्तगू करनी है या उसकी को 15-15 एग्जांपल देखनी है। वो इसलिए पढ़ी कि अब ये अल्फाज जगह जगह आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये मामला लो जी एग्रीमेंट वॉइड है, ये मामला लो जी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ये वाला मामला लो जी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया। तो इससे पहले कि आप इन अल्फाज पे उलझते, चैप्टर ने आपको आगाज में ही बता दिया कि ये 4 तरह के सिनेरियो क्या है। हमने जो डिफरेंट चीजें देखी थी उसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था वॉइड एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट जो कि शुरू से ही गलत है। लॉ के अल्फाज होते हैं वॉइड एब इनिशियो, ऐसी चीज विच राइट फ्रॉम द बिगनिंग वाज रॉन्ग, जो बचपन से ही गलत थी, जो थी ही गलत, जो होनी ही नहीं चाहिए थी। तो अगर एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जो वैसे ही कानूनी तौर पे या किसी भी वजह से उसमें कुछ ऐसा मसला है कि वो नहीं होना चाहिए था, वो वॉइड एग्रीमेंट है।
ये वॉइड एग्रीमेंट की एक लिस्ट है लंबी चौड़ी सी, जो हम इससे अगले चैप्टर में जाके पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह। तो अभी सिर्फ ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ही गलत था। ऐसा नहीं है कि बाद में जाके कुछ हुआ और वो गलत हो गया, वो शुरू से ही गलत था। तो जो शुरू से ही गलत है उसके लिए वॉइड एब इनिशियो, ये एमसीक्यू उसके लिए जहन में रख लें। वॉइड में और वॉइड एब इनिशियो में फर्क है। वॉइड एब इनिशियो एक ऐसी चीज है जो शुरू से ही ठीक नहीं थी, और वॉइड आगे जाके गलत हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस वक्त कैफ 3 का पेपर एग्जिस्ट करता ही नहीं, वो वाला बिजनेस लॉ का पूरा वाला पेपर, और एक बच्चा आगे कहे मैंने उस पेपर में एडमिशन लेना है, वो पुराना वाला बिजनेस लॉ जो कंबाइंड है, तो कॉलेज वाले कहेंगे भाई वो पेपर एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसमें शुरू से ही दाखला नहीं दिया जा सकता, वॉइड अब इनिशियो हो जाएगा। और सेशन में जो हुआ वो वॉइड था। आप लोगों ने एडमिशन लिया था बिजनेस लॉ में, कॉलेज ने आपको बताया कि ये आगे जाके बदल जाएगा, अगर बदल गया तो हम आपको कम दिनों में एडमिशन देंगे, बट उस टाइम पे आप लोगों ने शोर मचा दिया। आपने कहा नहीं जी बिजनेस लॉ बी से शुरू होता है और सी लॉ सी से शुरू होता है, तो हमने तो बी लॉ में एडमिशन लिया था। हमने बताया भाई वो नाम उन्होंने सेम रखा है, लेकिन पिछला जो बिजनेस लॉ है उसके बाद पुराने बच्चों को चॉइस मिल गई, तो दिस इज बेटर कि आप सी लॉ की तरफ आए, वो आसान है। आप बड़े वाले FR1 के साथ वो थोड़ा छोटा वाला लॉ जो इससे छोटा लॉ है उसको कवर कर लेंगे। लेकिन अवाम की तरफ से एक शदीद रिस्पॉन्स आया, तो मैनेजमेंट ने हड़बड़ा के उन्होंने कहा नहीं ठीक है जी, बी लॉ का मतलब बी लॉ ही है, ठीक है, बस ये कैफ 3 के बजाय कैफ 4 हो गया है, तो आपको बी लॉ मिलेगा। और जो लोग सी लॉ अलग से लेना चाहते हैं वो सी लॉ की क्लास में अलग से कर लें। हंगामी बुनियादों पे क्लास अनाउंस हुई इंतहाई गलत टाइम पे, जिस टाइम पे ऑलरेडी बड़े क्लैश थे, तो एक टूटी बच्ची सी बेचारी क्लास में जन्म ले लिया, क्लासें स्टार्ट होने से 1-2 दिन पहले। तो कहने का मतलब है कि ये वॉइड वाला मामला है कि अब अगर आप मैनेजमेंट से जाके झगड़ा करें कि भाई मैंने तो बिजनेस लॉ में एडमिशन लिया था जिसमें 50 नंबर का एमलॉ होता है और 50 नंबर का सीलॉ होता है, तो आपने ये क्या किया, मुझे खाली बी लॉ क्यों, खाली मतलब मर्केंटाइल लॉ वाला पोर्शन क्यों पढ़ा रहे हैं? तो वो कहेंगे आपको नहीं पता, अब बदल गया। इसका मतलब है शुरू में वर्ड नहीं था, शुरू में इस क्लास में एडमिशन वैलिड था, बट आगे जाके हालात ऐसे हो गए कि वो वर्ड हो गए। तो वर्ड का मतलब एक ऐसी चीज जो आगे जाके किसी वजह से खराब हो जाए, और वर्ड एब इनिशियो का मतलब था ही खराब, मसला ही खराब, जो कि इश्यू था। तो वॉइड एग्रीमेंट, चूंकि एग्रीमेंट पहले होता है कॉन्ट्रैक्ट बाद में होता है, अगर एग्रीमेंट के वक्त ही गड़बड़ है तो ये वॉइड एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट के वक्त गड़बड़ नहीं है तो ये वैलिड एग्रीमेंट है, और उसकी बिना पर बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बट वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आगे जाके किसी कानूनी वजह से, किसी और वजह से, वो वजह भी हमने आगे बहुत सारी पढ़नी है, अगर खत्म हो जाए तो फिर हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। एग्रीमेंट के बारे में हमने बोला था एग्रीमेंट वॉइड है, शुरू से ही वॉइड। जी डेफिनेशन में तो सर सिर्फ इन्फोर्सेबल बाय लॉ आप कहेंगे श्योर। जी बिल्कुल, अगेन एनफोर्सेबल बाय लॉ के ऊपर भी बहुत सारी रीजंस है ना। प्रॉब्लम ये है कि भी हम बिल्कुल आगाज में हैं, इधर बहुत सारे ऐसे लफ्ज आएंगे जो अलग अलग चैप्टर्स में डिस्कस हो रहे होंगे। तो हम कहते हैं एक ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ ना हो, कानूनी तौर पे नाफिज ना हो सके। कौन सा कानूनी तौर पे नाफिज नहीं हो सकता? जो इलीगल हो, जो इम्पॉसिबल हो। वही बात है ना, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब बिजनेस लॉ पूरे 50-50 नंबर वाले में एडमिशन लेना इलीगल नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो वो एनफोर्सेबल ना हो सके के पीछे बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। अभी हमने वो रीजन एक एक करके पढ़नी है। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ 2 एसेंशियल्स पढ़े हैं, ऑफर क्या होती है, एक्सेप्टेंस क्या होती है। अभी हमने इसके 7, 4, 5 और एसेंशियल्स भी पढ़ने हैं एक एक करके जी। तो वॉइड एग्रीमेंट में ये वर्ड वॉइड अब इनिशियो आपको समझ आया। फिर हम लोगों ने कहा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट जो प्रॉपर तरीके से एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, वो फिर कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो अब रुक गया है, अब वो एनफोर्स नहीं हो सकता। अब कानूनी तौर पे उसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अब कानूनी तौर पे वही बात है कि आप लोगों को पुराना बिजनेस लॉ नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि अब वो पढ़ाना बेकार है, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही फॉत हो गया। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाज वैलिड, void contract was valid contract at the time of formation but subsequently it ceases। तो void और void ab initio का फर्क समझ आ गया तो मसला यहां तक तो हल हो जाता है। इसके बाद अगला जुमला हम लोगों ने देखा था void able, जो void हो सके, जिसमें ये कैपेसिटी हो कि वो void हो सकता है।
इसका मतलब इसमें कोई ऑप्शन है, कोई कंडीशन है जिसकी वजह से वॉइड हो सकता है, ये नहीं पक्का पक्का वॉइड नहीं है। वॉइडेबल का मतलब है कि कहीं किसी एक बंदे ने दूसरे पे जुल्म किया, उस जुल्म की वजह से मजलूम को लॉ ने ये इख्तियार दे दिया कि देखो तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, तुम बताओ कॉन्ट्रैक्ट आगे चलाना है या खत्म करके तुमने डैमेजेस वगैरह लेने हैं। वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि खत्म होने के बाद एक पार्टी दूसरे से हर्जाना वगैरह लेती है। तो अगर मजलूम कहे चलाना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाएगा, मजलूम कहे खत्म करना है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। इसका मतलब है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट दोनों में से किसी तरफ जा सकता है, और ये डिसाइड जालिम ने नहीं करना, मजलूम ने करना है। मजलूम के लिए अंग्रेजी का लफ्ज क्या इस्तेमाल किया था, एग्रीव्ड पार्टी। जालिम के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल किया था, डिफॉल्टेड पार्टी। तो एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू, देयर टू ये पुराने जमाने की इंग्लिश, तो वन और द और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू, तो वो जो एक या एक से ज्यादा पार्टीज जो वहां पे मौजूद हैं, वो कौन सी एक या एक से ज्यादा पार्टीज हैं, जो आगे हम कहेंगे मजलूम, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर। और ये अदर से क्या मुराद है, वो जो जालिम डिफॉल्टिंग पार्टी है। तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। समझाने की मैंने कोशिश भरपूर की है, लेकिन हमेशा रिकमेंड करूंगा जब डेफिनेशन आए उसको हूबहू याद रखें, क्योंकि पेपर में आप अपने अल्फाज में लिखने की भी कोशिश करेंगे ना तो शायद उसकी ट्रू लीगल सेंस खत्म कर दें। फिर आप देख रहे हैं आगे ब्रैकेट के साथ सेक्शन 2, आगे 1 लिखा हुआ है इस तरह से, तो अक्सर जगह सेक्शंस का रेफरेंस होगा। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े ना, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें सेक्शंस है, हर सेक्शन के अंदर फिर आगे क्लॉजेस होती हैं, क्लॉज में सब क्लॉज होती है, अलग अलग चीजें। तो हमारी किताब वहां से उठा के हमें नोट्स प्रोवाइड करती है। तो अब ऐसे में वो किताब की अपडेशन के बाद दे थिंक के ये जरूरी है कि हम सेक्शन का रेफरेंस दे दें, ताकि अगर कोई बच्चा बहुत ही जज्बाती हो के देखना चाहे कि ओरिजिनल लॉ में ये वाली बात किन अल्फाज से लिखी हुई है, तो वो जाके ट्रेस कर सके कि वहां का कौन सा सेक्शन और वहां की कौन सी क्लॉज है। आपके लिए इसको याद रखना हरगिज जरूरत नहीं, मतलब इस चीज को रट्टा मारने मत बैठिएगा कि सेक्शन 2 का कौन सा सब सेक्शन था या फलाना, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया हुआ है अगर आप बेयर लॉ में ट्रेस करना चाहें, ये आपको नहीं चाहिए। बल्कि मैं इसके ऊपर गिची मिची कर दूं, लो जी, ये तो गिची मिची भी नहीं कर रहा, शायद मैंने गलत कलम उठा लिया, कोई जरूरत नहीं है इसकी। कहीं पता लगे आपके सर ने कहा था लॉ रट्टा है, तो मैं तो सारे सेक्शन नंबर भी, सेक्शन नंबर हमारे से ताल्लुक सिर्फ उतना रखते हैं कि अगर आप ओरिजिनल लॉ में जाके पढ़ना चाहें कि वहां क्या लिखा है, तो बस उतना काफी है। तो ये हम लोगों ने डिस्कशन की थी, यहाँ पे हम लोगों ने अपने मामलात को क्लोज किया था। रीकैप मैंने दे दिया है, रीकैप तक आए हुए जो सवाल है मैं उनको आंसर कर दूंगा। इस दौरान सामने से अगर किसी भाई का सवाल, मैं एक चीज बता दूं, अभी मैंने इनमें से किसी की एग्जांपल्स नहीं दी, मैंने आपको नहीं बताया कि फॉर एग्जांपल जैसे फ्रॉड हो जाए ना तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, बट ये हमने पूरा एक चैप्टर में पढ़ना है। कोर्शन हो तो वॉइडेबल हो जाता है, फलाना हो तो वॉइडेबल होता है। अभी हमने वो सारी एग्जांपल देखनी है, अभी हमने सिर्फ लीगल वर्ड डिस्कस किया है कि इसका मतलब क्या है, ताकि कल को मैं कहूं लो जी फ्रॉड हो गया, चलो जी वॉइडेबल, तो मुझे समझाना ना पड़े कि वॉइडेबल का क्या मतलब होता है। तो जो चारों अल्फाज हैं इनके मतलब और इन चीजों में आप में से सामने की हाजरीन में से कोई सवाल, सब क्लियर है, वाजी वाह, छा गए आप तो बस ये कोशिश करना है कि ये चीज जहन में रखें, बातें कम बट गहराई जरा ज्यादा है। जी सामने से एक सवाल, ये जो सेक्शन का रेफरेंस है ये ओरिजिनल लॉ से, ये किताब नहीं होती, ये लॉ का रेफरेंस होता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अगर आप नेट पे लिख के सर्च करेंगे तो आपको ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मुख्तलिफ वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड करेंगे तो ये ओरिजिनल लॉ से जो उन्होंने डेफिनेशन, ओरिजिनल लॉ में सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशन लिखी हुई है। हमारी किताब ने जब जब जो रेलेवेंट कॉन्सेप्ट आया उसकी डेफिनेशन वहां से उठा के पिक की है, तो रेफरेंस दिया है। प्लस ये एग्जैक्टली ये रेफरेंस आईकेप की जो अभी किताब प्रिंटेड फॉर्म में आई है, जो फाइनल पब्लिश फॉर्म में आई है, उसमें ये रेफरेंस है। तो चूंकि मैं अपनी किताब को आईकेप के करीब रखने की कोशिश करता हूं ताकि लोगों को एकदम से परेशानी ना हो कि लो जी सर तो अलग तरीके से बात कर रहे हैं, वहां तो अलग था, तो मैं पैटर्न सेम रखता हूं, तो इसलिए मैंने सेक्शंस ऊपर दे दिए। पहली दफा है, अगली दफा से मैंने सेक्शन नंबर गाइड कर देने ताकि आवाम परेशानी ना हो। लेकिन वो फिर भी परेशान होंगे, सर वहां तो लिखे हुए आपके पास क्यों नहीं लिखे हुए, तो मैं कहूंगा लिखे हुए याद नहीं करने, तो उससे बेहतर है कि नहीं लिखा जाए। तो खैर अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस किताब के काफी करीब करीब के पैटर्न पे रहूं। जी सामने खामोशी, जी सर क्या गन पॉइंट पे होने वाला कॉन्ट्रैक्ट भी वर्डेबल हो सकता है, बिल्कुल सही कहा, हम अगले चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, इसको कहते हैं कोर्शन, जोर जबरदस्ती, ये भी वर्डेबल होता है मजलूम के इख्तियार पे। इसीलिए ना अभी हमने एग्जांपल्स देखनी है कि करके हमने बहुत सारी सिचुएशंस देखनी है, अभी तो हमने सिर्फ लफ्ज डिस्कस किए।
सर आपकी बुक कब आएगी? आपने आज किसी भी फारिग टाइम पे गुज़िश्ता कल का लेक्चर निकालना है, उसके शुरू के 15 मिनट बड़े ध्यान से सुनने हैं। बहुत खातिर ख्वाह गुफ्तगू की गई है, आपको खामखा लगेगी लेकिन वो खातिर ख्वाह गुफ्तगू थी। वो इसलिए थी कि मुझे पता था कि अब हर अगले दिन ये सवाल आएगा। शुक्र है ये ऑनलाइन क्लास का ये बड़ा फायदा है कि कम से कम जो बोला है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में महफूज है, ताकि सनद रहे और बवक्त जरूरत काम। ठीक है जी। अच्छा जी सर, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन की ट्रांसलेशन करते हैं, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, देख लेते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा देखिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको कानूनी तौर पर नाफिज किया जा सकता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो जिसको हम इंप्लीमेंट कर सके आसान अल्फाज में। मतलब ये जो हम कह रहे हैं ना एनफोर्सेबल बाय लॉ, इसका मतलब है कि वो जेन्युइन हो, उस पर कोई एतराज ना हो, वो हो सकता हो। A contract which ceases to be enforceable by law, एक कॉन्ट्रैक्ट जो रुक जाए अचानक से नाफिज होने से। एक कॉन्ट्रैक्ट जिसको एकदम से रोक दिया जाए कि नहीं भाई तुम नहीं हो सकते एग्जीक्यूट, ये जो ना एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो जिसको लॉ नाफिज कर सके। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको नाफिज ना किया जा सकता हो वो वॉइड बन जाता है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सही था, आगे किसी वजह से अब उसके निफाज में मसला आ गया, कोई कानून बदल गया, कोई और इलीगैलिटी हो गई, कोई डेथ हो गई, कोई भी वजह हो सकती है ना भाई। एक बंदे ने दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं तुम्हारे कॉन्सर्ट पे जाके गाना गाऊंगा, ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट है। गाने से एक दिन पहले गाना गाने वाले की ही डेथ हो गई, अब ये इलीगल थोड़ी हुआ है, इम्पॉसिबल हो गया। लेकिन अब क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकता है? क्या उस मरे हुए बंदे को अदालत आके गाना गाने पे मजबूर कर सकती है? और अगर उसे मजबूर कर दिया तो सामने वालों का क्या हाल होगा? तो इसका मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट अब एनफोर्स नहीं हो सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट अब नाफिज नहीं हो सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में तो ऐसा था कि इंप्लीमेंट हो सके, यानी वैलिड था। वैलिड कौन सा है? एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो जिसको कानून जिसको नाफिज कर सके कि हाँ भाई वो जो एग्जीक्यूट हो सके आसान अल्फाज में। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में एग्जीक्यूट हो सकता था बट आगे जाके फॉर सम रीजन सीज हो गया, रुक गया, अब वो नाफिज ना हो सके, तो हम कहते हैं कि दैट बिकम्स वॉइड। वो उस दिन वॉइड हो जाता है व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। सीज का मतलब है रुक जाना, जब वो काबिले निफाज ना रहे तो हम कहते हैं वो वॉइड हो गया। नीचे नोट दिया हुआ, नोट डेफिनेशन का ऐसा नहीं है, ये आपके समझाने के लिए, आप नोट से ऊपर ऊपर को डेफिनेशन काउंट करेंगे। नोट क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है वाज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एट टाइम ऑफ फॉर्मेशन, बनते समय वो वैलिड था, बट सब्सिक्वेंटली बाद में इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, वो काबिले निफाज नहीं रहा। तो ये एनफोर्सेबल बाय लॉ को आप कह सकते हैं कि नाफिज हो सकता है। ठीक है जी, मैंने वहां तक सवाल देखे जो रिकैप तक थे और उसके बाद के भी 2-3 सवाल देखे, लेकिन नीचे अब मजीद बच्चों ने बातें शुरू कर दी हैं तो फिर गलत हो जाता है ना। भाई का सवाल, अब आपका सवाल लिया तो एक ऑनलाइन सवाल भी लेना पड़ेगा। लें जी, एक यहाँ से ले लेते हैं सवाल और एक ही ऑनलाइन से सवाल ले लेते हैं जी। कह सकते हैं असल में ना सिर्फ कानून के दायरे में आना इतना मुनासिब वर्ड नहीं है, हम कह सकते हैं ये वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसपे कानून को एतराज कोई ना हो, जो नाफिज हो सके, और जो ना एग्जीक्यूट हो तो आप अदालत का दरवाजा खटखटा के कह सकें देखें जी सही कॉन्ट्रैक्ट था और मुझे इन्होंने एग्जीक्यूट करके नहीं दिया। तो एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब ये, असल में इसका जो असल मतलब है वो भी थोड़ा आगे जाके समझ आएगा। मैंने एक बंदे के साथ एग्रीमेंट किया कि हाँ भाई तुम मुझे समोसे खिलाओगे, उसने कहा हाँ जी खिलाऊंगा, और बाद में मुकर के भाग गया। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, एग्रीमेंट था, भाग गया, तो मैं उसको अदालत नहीं ले जा सकता कि देखें जिसने मुझे समोसे नहीं खिलाए। लेकिन अगर मेरा किसी के साथ एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता, कानून की नजर में होता, रजिस्टर होता, लिखत पढ़त होती, फलाना फलाना, और उस बंदे ने मुझे कोई चीज सप्लाई करनी होती और मैंने उसे पैसे देने होते, मैंने पैसे दे दिए, उसने चीजें सप्लाई नहीं की, यानी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, मैं जाऊंगा अदालत के पास, अदालत का दरवाजा खटखटा के कहूंगा ये देखें कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्जीक्यूट होना था, ये एग्जीक्यूट कर नहीं रहा, जरा काइंडली इसको एग्जीक्यूट करवा दें।
इसको एनफोर्स कर, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप अदालत को जाके उनसे कह सकते हैं कि ये एक जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी एग्जीक्यूशन मेरा हक है, तो ये इसको एनफोर्स कर दें, इसको नाफिज करके दिखा दें। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप अदालत को जाके कह सकते हैं कि इसको नाफिज कर दें, वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। इसका आसान मतलब हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट जो जेन्युइन हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसके सारे एसेंशियल्स पूरे हों, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और उस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आप अदालत से जाके मदद ले सकते हैं कि देखिए जी ये कानूनी तौर पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे आपकी मदद चाहिए क्योंकि ये एनफोर्स नहीं हो रहा, ये एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। क्लियर ये वर्ड? ठीक है, वो भाई जिन्होंने पूछा था, ठीक है, क्लियर। अब यहां से हमें एक सवाल लेना पड़ेगा, वॉइडेबल की भी ट्रांसलेशन कर दें, और दूसरा व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डिवॉइड एंड वॉइड? वॉइड मैंने पढ़ा दिया है, डिवॉइड का लफ्ज मैंने अब तक इस्तेमाल ही नहीं किया, तो ये सवाल वॉइड एब इनिशियो है, सवाल ही गलत है, ये शुरू से ही गलत है। ठीक है, वॉइडेबल की भी ट्रांसलेशन कर दें, लें जी वॉइडेबल की भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। आप दी सलीस सर्विसेज के साथ हम हाजिर। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब एनफोर्सेबल बाय लॉ आपको समझ आता है, एक एग्रीमेंट जो कि प्रॉपर हो, जो कि सही वाला एग्रीमेंट हो। एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज, एक ऐसा एग्रीमेंट जो सही कहलाया जा सके एक आध पार्टी की तरफ से, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर, और दूसरे की तरफ से नहीं। यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम किसी एक पार्टी को इजाजत दे रहे हैं, तुम बताओ इसको एनफोर्सेबल करना है या नहीं करना। और ऑब्वियसली जिससे हम पूछ रहे हैं वो है मजलूम पार्टी, उसके साथ कुछ ऐसा जुल्म हुआ है कि उसको इजाजत दे रहे हैं, बताओ अब इस कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्समेंट तुम चाहते हो या तुम चाहते हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट को मनसूख कर दिया जाए। अब उस बंदे के पास ऑप्शन आ गया, वो उसे वॉइड भी कर सकता है और वो उसे वैलिड भी कह सकता है। वैलिड कहेगा तो हम कहेंगे ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है, और वॉइड कहेगा तो हम कहेंगे अब ये एनफोर्स नहीं हो सकता क्योंकि उस मजलूम ने कह दिया है कि इसको खत्म कर दिया जाए। तो नीचे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी, मजलूम पार्टी की तरफ से वो वॉइडेबल है, एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ डिफॉल्टिंग पार्टी। जालिम नहीं, मजलूम को इख्तियार मिला है वॉइडेबल। वॉइडेबल एक खूबसूरत से इख्तियार को कहते हैं जिसमें आप उस बंदे को जो मजलूम है उसे कहते हैं तुम बताओ क्या करना है, कंटिन्यू करना है या छोड़ दें। जो वो फैसला करेगा कानून उस फैसले का एहतराम करेगा और फिर उसी के मुताबिक आगे के एक्शन होंगे। लें जी, अब हमने फिजिकल ऑनलाइन एक्सटेंडेड सवाल भी ले लिए, अब कहानी को हमें एक दर्जा आगे बढ़ाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा? ये जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं एनफोर्सेबल हो एनफोर्सेबल हो, कॉन्ट्रैक्ट होता ही वो एनफोर्सेबल है जिसकी शराइत पूरी हो। कुछ शर्तें हम पढ़ चुके हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस, ऑफर के अंदर की गिरें, एक्सेप्टेंस के अंदर की गिरें। अच्छा मजे की बात है भी, जब किताब आप में से कुछ लोगों ने अगर सॉफ्ट में डाउनलोड करके देखी हो तो आपने देखा होगा कि चीजें वही हैं, तरतीब ऊपर नीचे कर दी। असेंशियल को असेंशियल का नाम नहीं दिया, कुछ चीजें ऊपर कर दी, कुछ चीजें नीचे दिखा दी, रेवोकेशन पहले आगे थी उसको बीच में ले आए, यानी कि उन्होंने साबित किया कि हमने काम किया। इसीलिए मुझे बड़ी खुशी हुई उस फैसले पे कि जब हमने चैप्टर 2 से आगाज किया था, कि मुझे था कि इसके अंदर जितना मर्जी गड़बड़ कर लें, इसको बढ़ा नहीं सकते, इसको कम कर सकते, क्योंकि ये ओरिजिनल लॉ में ही भी इतना ही लिखा हुआ। तो उससे अब फायदा ये हुआ है कि हमने पढ़ तो लिया है, लेकिन किताब की तरतीब से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, तो मैं उस गुज़िश्ता चैप्टर की भी इसी तरह से आपको हैंड आउट दे दूंगा इंशाल्लाह ताला, ताकि आप उस पीछे वाले को भी उस नई तरतीब के साथ थोड़ा सा आप उससे दोस्ती कर लें। डन। कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होगा? जब उसके एसेंशियल्स पूरे होंगे। एसेंशियल्स में से हमने ऑफर पढ़ लिया, हमने एक्सेप्टेंस पढ़ लिया। अब कुछ और बातें। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब इसमें फॉलोइंग कंडीशंस हो, इनके साथ कुछ और बातें आपको पता होनी चाहिए। ऑफर और एक्सेप्टेंस का चूंकि तस्करा हो चुका है तो यहाँ पे हम उसका जिक्र नहीं करें, क्योंकि ऑफर और एक्सेप्टेंस से तो ऑलरेडी एग्रीमेंट बन जाता है। तो ने कहा पहले ऑफर और एग्रीमेंट मिलके, ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलके एक एग्रीमेंट बनेंगे। अब इस एग्रीमेंट को वैलिड होने के लिए मजीद कुछ शराइत चाहिए। 5 एक्सप्रेस शराइत इन्होंने लिखी, इसके अलावा भी कुछ होती हैं जिसका किताब एक आध और जगह पे जाके डिस्कस कर रही होगी। अभी इन्होंने कहा कि 5 चीजें जरूरी हैं। ये पहला और आखिरी पॉइंट हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, और दरमियान वाले 3 पॉइंट इसी चैप्टर में पढ़े होंगे इंशाल्लाह, जो हमारा चैप्टर चल रहा है।
उन्होंने कहा ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब दिस इज मेड बाय द फ्री कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का मतलब रजामंदी, फ्री का मतलब मुफ्त, जो मुफ्त में मान जाए। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दूसरा बंदा मुफ्ती मान जाए, मुफ्त में मान जाए, ऐसे ही है? नहीं, ये वो वाला फ्री नहीं है। फिर कौन सा फ्री है? आजाद वाला फ्री। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें रजामंदी आजाद हो। कभी सुने किसी से कि रजामंदी को कैद कर लिया? यस, कभी कभी एक बंदा जो अपनी मर्जी का इजहार कर रहा होता है वो बड़ी मजबूर सी मर्जी होती है। जैसे घर वाले आपसे कहते हैं ना बेटा पढ़ना शुरू कर दो, आप कहते हैं जी जी बिल्कुल। ये जो आपने ये जो रजामंदी दी होती है ना, ये फ्री कॉन्सेंट नहीं कहलाएगी। ये रजामंदी या किसी खौफ या किसी एहतराम के ताबे है। खौफ हो या एहतराम हो, आपका दिमाग आजादी से रजामंद नहीं हुआ, किसी वजह से रजामंद हुआ है, तो ये आजादी नहीं मानी जाएगी। हम इसके ऊपर अगले चैप्टर में बहुत बड़ी डिस्कशन करेंगे कि फ्री कॉन्सेंट से क्या मुराद है। 5 ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपकी आजादी सल्ब हो जाती है दिमाग की। वही फॉर एग्जांपल जैसे एक भाई ने कहा कि गन पॉइंट पर अगर कॉन्ट्रैक्ट हो, अब गन पॉइंट वाला कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कहलाएगा ना फ्री कॉन्सेंट। कॉन्ट्रैक्ट तब कॉन्ट्रैक्ट होगा जब उसमें दोनों पार्टीज आजादी दिमाग के साथ, फ्री कॉन्सेंट के साथ राजी हो, अपनी खुशी से राजी हो, किसी मजबूरी, दबाव या गलतफहमी के बायस राजी ना हुई। इन सब पे अलग अलग बात होगी, अभी हम सिर्फ एक एक करके। तो फ्री कॉन्सेंट का मतलब है पार्टीज की रजामंदी अपनी मर्जी से होनी चाहिए, ना कि किसी वजह से। नंबर 2, पार्टीज मेकिंग द एग्रीमेंट आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। वो पार्टीज जिनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो कंपिटेंट भी हो कॉन्ट्रैक्ट करने की। एक 6ठी क्लास का बच्चा है नीचे, कहे मुझे बिजनेस लॉ की क्लास में एडमिशन चाहिए, मैनेजमेंट वाले कहेंगे नहीं भाई वो आपके लिए क्लास नहीं हो। कहेगा भाई पैसे चाहिए ना, ये लोग 20,000 फीस दे दो मुझे एडमिशन इसमें। कहेंगे नहीं भाई तुमसे ना हो पाएगा। मतलब अजीब सी, मुश्किल सी, पेचीदा सी क्लास है, तुम छोटे से बच्चे हो, तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो? तुम्हारे पास पैसे हैं ओके, तुम विलिंग हो ओके, बट तुम कंपिटेंट नहीं हो, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम वो वजन बर्दाश्त कर सको। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट समझ आया? एक ऐसा शख्स, जितने भी अशखास कॉन्ट्रैक्ट में हैं, जितने भी लोग मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सब इस काबिल होने चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। अब कौन कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल होता है, हम इसी लॉ में पढ़ रहे होंगे, जो माइनर ना हो, छोटा बच्चा ना हो। अभी माइनर के लफ्ज पे भी बहुत डिटेल से बात करेंगे। जिसका ज़हनी तवाजुन भी ठीक हो, दूसरी शर्त। और तीसरा जिसको कानून ने रोक ना रखा हो कॉन्ट्रैक्ट करने से। 3 तरह के लोग, बच्चा ना हो, दिमागी तवाजुन ठीक हो, और कानून ने मना ना कर रखा हो, मना ना किया हो। 3 चीजें, इन 3 चीजों को हम अभी थोड़ा सा आगे जाके पढ़ रहे होंगे। तो वो लोग ए और बी, जो ए हमेशा बी को क्या बेचता है? ऑरेंजेस। ऑरेंजेस बेचता था, एप्पल बेचता था, ऑरेंज बेचता था। तो वो ए जो ऑरेंजेस बेच रहा होता है और बी जो पैसे दे रहा होता है, दोनों इस काबिल हों कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। अब जहनी रजामंदी एक अलग चीज है। वो ऐसे छोटे बच्चे ना हो जिनको समझ ही ना आए कि कॉन्ट्रैक्ट में मेरे लिए अच्छा बुरा क्या है, उनका जहनी तवाजुन इतना खराब ना हो कि उन्हें पता ही ना लग सके कि ये क्या चीज है, क्या बात हो रही है। और तीसरा, कानून ने उनको रोक ना रखा हो कि नहीं तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अगर इनमें से कोई मसला है तो हम कहेंगे बंदा कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसके ऊपर हम डिटेल से बात इसी चैप्टर में कर रहे होंगे। इन 3 पॉइंट्स पे हम इसी चैप्टर में बात कर रहे होंगे। द एग्रीमेंट इज मेड फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, मुआवजा, बदला। मुआवजा या बदला लॉफुल होना चाहिए। ए ने बी को क्या कहा, मैं तुम्हें ऑरेंज दूंगा 2 किलो, बदले में क्या मांगा? 100 रुपए। ये जो ए ने बी से पैसे मांगे हैं ये मुआवजा है। अच्छा, बी पैसे दे रहा है, बी कुछ मांग रहा है इसे, ऑरेंजेस। तो बी के लिए मुआवजा क्या है? ऑरेंज। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की वजह क्या होती है लोगों की?
उनको कुछ चाहिए होता है, या गुड्स चाहिए होते हैं, या सर्विसेज चाहिए होती हैं, या पैसे चाहिए होते हैं। ऐसे ही है ना, एक बंदा गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, दूसरा बंदा पैसे प्रोवाइड करेगा, या हो सकता है एक बंदा गुड्स दे, दूसरा उसके बदले गुड्स दे। तो बेसिकली आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए एक वजह चाहिए होती है, एक मुआवजा चाहिए होता है, एक बदला चाहिए होता है, उसको हम कहते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के ऊपर भी एक पूरा यूनिट इंशाल्लाह ताला हम पढ़ रहे होंगे। तो कंसिडरेशन का मतलब कि हर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की एक जायज वजह होनी चाहिए, जायज। ए ने बी को कहा मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा, बड़ा मुनासिब मुआवजा है, यानी बी को 5 लाख मिल रहे हैं, अच्छा मुआवजा है। बी ने कहा क्या करना होगा, उसने कहा कत्ल। अब इसका मतलब है एक बंदे को जो कंसिडरेशन मिल रही है वो तो मुनासिब है, लेकिन दूसरे को जो कंसिडरेशन मिल रही है वो लॉफुल नहीं है। तो जो मुआवजा, जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए। क्लियर? कंसिडरेशन के लफ्ज पे भी हमने बात करनी है। मैं भी इस वक्त एक मोटा मोटा सा आपको एक्सट्रैक्ट बता रहा हूं। एग्रीमेंट इज मेड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। मकसद कॉन्ट्रैक्ट का गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का जो मकसद है, कॉन्ट्रैक्ट के पीछे जो वजह है, कॉन्ट्रैक्ट के पीछे जो बेस है, वो गैर कानूनी नहीं होनी चाहिए। अब ये गैर कानूनी क्या होता है, इसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। ये मैं आपको 5 बातें बताऊंगा जो उन्होंने कहा है कि ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, पता नहीं आपने ये C/F समझते हैं इसे? असल में अवाम में कुछ वो हैं जो इंट्रो भी नहीं पढ़ के आए हुए, तो ये C/F लिखते साथ ही मुझे ख्याल आया कि मैंने शायद गलत बात लिख दी। आप सबको पता है C/F का क्या मतलब है? कैरी फॉरवर्ड, आगे पे भेज दिया। नॉर्मली क्या होता है, अकाउंट्स हम क्लोज करके कहते हैं कि अच्छा जी ये वाली चीज इसको हम आगे पे शिफ्ट कर देते हैं, अगली दफा यहां से कहानी शुरू होगी। तो कैरी फॉरवर्ड मैंने यहाँ लिखा है, इसका मतलब है कि मैं आज अभी इस डिस्कशन को मुलतवी कर रहा हूँ। ये जो ये वाली लाइन है, इस लाइन के ऊपर मैंने आपको अलग से तसल्ली से बात करनी है। 5वीं चीज, एग्रीमेंट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बाय लॉ। वो एग्रीमेंट जिसकी बेस पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो ना हो जिसको एक्सप्रेसली लॉ ने मना कर दिया हो। खबरदार, ये तो कर ही नहीं सकते। अगर मैं यहां लिख दूं तो उम्मीद है आप बुरा नहीं मनाएंगे, वॉइड एब, इन्होंने कहा वॉइड एब इनिशियो नहीं होना चाहिए। एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ होने के लिए ऑफर एक्सेप्टेंस तो मिल गई थी, 5 और शर्तें भी इन्होंने बता दी। उन्होंने कहा जिन 2 पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट हो रहा हो, फ्री कॉन्सेंट हो, ज़हनी रजामंदी हो, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाहियत रखते हो, इस काबिल हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, मुआवजा लॉफुल होना चाहिए, इलीगल मुआवजा नहीं होना चाहिए, मकसद भी लीगल होना चाहिए। अब मकसद और मुआवजे में फर्क है। अब जब मैं मुआवजा समझाऊंगा फिर मकसद समझाऊंगा तो बात इजीली समझ आएगी। अभी आप इन 2 पॉइंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं आज की डेट में, क्योंकि अभी हम डिटेल में नहीं गए हैं। और फाइनली वो एग्रीमेंट ना हो जो लॉ ने पीछे से ही मना किया हुआ है, जो एग्रीमेंट ही वॉइड एब इनिशियो, उसकी बेस पे ना बन रहा हो कॉन्ट्रैक्ट। ये हम एक लिस्ट देखेंगे कि कौन कौन से वालों को लॉ ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाया। तो अगर एक एग्रीमेंट में ये शराइत पाई जाए तो फिर वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। जी जी जी, देखें ऊपर जो थर्ड वाला पॉइंट है वो कह रहा है कि जो बदला मिले कॉन्ट्रैक्ट में, जो मुआवजा वगैरह मिले, हाँ देखिए जो मुआवजा मिले वो लीगल हो, इलीगल ना हो। जैसे एक बंदे को मुआवजे के तौर पे कत्ल मिल रहा था, तो वो हमने कहे, या एक बंदा कहे तुम 5 लाख दो तो मैं तुम्हें चर्च सप्लाई करूंगा, ठीक है। अब अगेन ये लॉफुल नहीं था। अब वॉइड एब इनिशियो सिर्फ इलीगल की वजह से नहीं होता, या तो वो जो ऑरेंजेस ही तबाह हो गए, इलीगल तो नहीं हुआ लेकिन ऑरेंज ही तबाह हो गए, तो वॉइड तो हो गया। तो इसका मतलब है कि वॉइड एब इनिशियो में इलीगल भी एक रीजन है, बट उसके अलावा काफी और रीजंस भी हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी हमने इन अल्फाज पे ज्यादा डिटेल से बात नहीं की, इसके ऊपर मैं 8 एग्जांपल्स दे रहा हूँ जरूरत आने पे। अभी प्रॉब्लम है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओपन हुआ है, अभी ओपन होके वो एक एक करके आपको पहले सारी चीजें बताई, अब आप उन पे डबल क्लिक करते जाए, अंदर से पूरा पूरा चैप्टर निकलता है। हर चीज के ऊपर एक पूरी डिस्कशन होगी हमारी। यानी हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे, हम पढ़ रहे होंगे फ्री कंसेंट क्या है, कंपिटेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंसिडरेशन क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है, कौन कौन से एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स हैं वो पढ़ रहे होंगे। फिर देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होता है, फिर देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट मजीद परफॉर्म कैसे होता है, परफॉर्मेंस के नाम से 2 चैप्टर हैं।
फिर हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पे क्या नुकसान आता है, फिर हम देखेंगे एजेंसी का क्या कानून है। तो हम ये सारी चीजों को इसमें देखेंगे स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह। जी वहां से एक सवाल था। जी बिल्कुल हो सकता है एक ही सेंस आ रही हो, इसलिए कि हमने भी डिटेल से नहीं पढ़ा। जब हम डिटेल से पढ़ लेंगे, चले मैं एक काम करता हूं, एक जुमला आपके सामने कहता हूं। क्या हम एफएससी में की गई वर्किंग सीए में यूज कर सकते हैं? एक जुमला। दूसरा जुमला, क्या हम एफएससी में की गई वर्किंग सीए में यूज कर सकते हैं? दूसरा जुमला। तीसरा जुमला, क्या हम एफएससी में की गई वर्किंग सीए में यूज कर सकते हैं? तीन अलग अलग जुमले। आप कहेंगे सर तो सेम है। अब इनकी गहराई में जाएं तो डिपेंड करता है मैंने जोर कहां दिया। क्या हम एफएससी वाली वर्किंग को सीए में यूज कर सकते हैं? मतलब क्या हम इस काबिल हैं कि हम अपनी पुरानी वर्किंग यूज कर सकें? क्या हम एफएससी की वर्किंग सीए में यूज कर सकते हैं? इसका मतलब क्या मेरी एफएससी की वर्किंग इस काबिल है कि वो सीए में इस्तेमाल हो सके? तीसरा, क्या एफएससी की वर्किंग सीए में इस्तेमाल हो सकती है? मतलब क्या उस वर्किंग का इधर ताल्लुक भी है या नहीं? तो जुमला तो एक है, मतलब तीन है। इसका मतलब है जुमले की टोन समझनी बड़ी जरूरी है। तो जब मैं आपको तीन अलग अलग बातें समझा दूं, उसके बाद आपको समझ आएगा। तो इसलिए आपको याद होगा, एक को मैंने कैरी फॉरवर्ड किया और दो के ऊपर मैंने कहा कि ये मिलता जुलता लगेगा, लेकिन आगे हम इनकी गिरहें खोलते जाएंगे तो इनके दरमियान का फर्क और वाज़ेह हो जाएगा। अभी देखने में मिलते जुलते लग रहे हैं, इसलिए कि अभी हमने उन सबकी डिटेल्स नहीं पढ़ी। जब डिटेल पढ़ लेंगे तो आपको वॉइड में और इलीगल में फर्क समझ आ जाएगा। अभी तो आधे लोग वॉइड और इलीगल सेम समझ रहे हैं, जबकि इम्पॉसिबल से भी चीज वॉइड हो सकती है, कुछ और चीजें भी हैं। तो इसलिए आपको अभी मिलते जुलते लग रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा कि हमने तो अभी चैप्टर पढ़ना है पूरा, उसके अंदर ही सारी डिस्कशन हो रही होगी। तो जब हम सारा कंप्लीट कर चुके होंगे ना, यानी कि बाय द एंड ऑफ चैप्टर 4 मैं स्लाइड पे वापस आऊंगा इंशाल्लाह, और फिर देखेंगे कि क्या अब ये सारे मतलब हमें समझ आए या नहीं आए। इसीलिए तो लोग क्लासें पढ़ते हैं कि टीचर ने बताना है कि भाई वो उनमें फर्क क्या है। तो अभी सामने सामने से, इसीलिए मैंने आपको कहा था ये भी इंट्रोडक्शन है। वो बता रहा है कि 4-5 चीजें होनी चाहिए और इन सबको हमने डिटेल से पढ़ना है। तो जब सारे डिटेल से पढ़ चुके होंगे तो इनके आपस के डिफरेंसेस थोड़े और बेहतर क्लियर हो चुके होंगे। डन। तो इसीलिए मैंने आपको एक ही जुमले के तीन मतलब निकाल के दिखा दिए। डिपेंड करता है कि यूजर का जोर किस चीज के ऊपर है। बात क्लियर है जी? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कुछ शराइत होना जरूरी है। वहां से एक सवाल था एक भाई का। जी ठीक है जी बिल्कुल। अगर एक बंदे का मकसद ही गलत है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। उसको किसी और जगह किसी और तरह का कोई और अरेंजमेंट या कोई और नाम दे सकते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उस चीज को कॉन्ट्रैक्ट कहता है जिसकी वजह गलत नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह में मसला नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह किसी को तकलीफ देना नहीं होना चाहिए। अब लॉफुल ऑब्जेक्ट के पीछे ये भी है कि एक ऐसी वजह जिसमें आप किसी को तकलीफ दे रहे हो, टेंशन दे रहे हो, वो भी मना है। हम 5 चीजें देखेंगे जो इन्होंने मना कर दी है इसके अंदर। ऑनलाइन में एक आध दफा जरा देख लेते हैं। लॉफुल कंसिडरेशन लीगैलिटी की बेसिस पर है या फिर वैल्यू ऑफ आइटम इक्वल बदले में होनी चाहिए? जी क्या इक्वल होनी चाहिए, कम ज्यादा होनी चाहिए? इसको भी मैं कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये ले जी, मैं सब पे सीएफ लिख देता हूँ, मसला ही हल हो गया। इन दो पे सामने सामने सीएफ लिखा हुआ है, पहले और आखिरी पॉइंट पे लिखा हुआ है डिस्कस इन लेटर चैप्टर। तो जिस पे सीएफ लिखा है इसी चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे, जिस पे ब्रैकेट में लिखा है इन लेटर चैप्टर वो आगे जाके पढ़ेंगे। तो पीछे एक बच गया, कौन सा? उसको पढ़ लेते हैं आज। कितना मजे की बात है, मसला ही हल हो गया। जी यहाँ से एक सवाल। ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहां तक बात नहीं पहुंचेगी अगर ऑफर ही गलत हो। अब आपको याद होगा कि एग्रीमेंट बाद में भी वॉइड हो सकता है। ऑफर ठीक थी, आगे बीच में कोई लीगैलिटी आ गई, तो अभी इसमें मजीद पेचो खम है। क्या ये 5 बातों के लफ्जी मतलब मोटे मोटे समझ आए हैं? अभी तो इसकी गहराई में उतरना है। ठीक है जी, देखते हैं पानी कितना डूंगा है। हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट?
इसको हम कहते हैं कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज। इसके लिए वर्ड कैपेसिटी ऑफ पार्टीज भी इस्तेमाल हुआ है, अगर कहीं लिखा नजर आए तो परेशान नहीं होना। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कंपिटेंसी या कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। हु आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन है वो लोग जो कि इस काबिल हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। देख लेते हैं, 3 तरह के लोगों के बारे में लॉ ने कहा कि वो कंपिटेंट हैं। एवरी पर्सन is competent to contract who is of the age of maturity, जो बड़ा हो, जो मैच्योर हो, जो मेजॉरिटी की एज को पहुंच चुका हो। अगर हम मतलब शरीयत बार से देखें तो जैसे हम कहते हैं जो बालिग हो चुका हो, लेकिन जाहिर है वो शरह है, उसके अपने फ्रेमवर्क है, उसका अपना सिस्टम है। इनके मुताबिक वो कह रहे हैं जो मेजॉरिटी की एज तक पहुंच चुका हो। अब इससे पहले कि आप कहें ये क्या है, मैं इस पे भी डबल क्लिक करके इसके अंदर जाऊंगा। अभी तो एक एक करके ओपन हो रही है ना, एक चीज ओपन हुई उसमें से 3 निकली हैं, अब इनमें से एक एक चीज में से आगे चीजें निकलेंगी। तो एक ऐसा शख्स जो बच्चा ना हो, याद है, जो छोटा ना हो, अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही सब्जेक्ट, वो जिस लॉ के ताबे है उसके तहत। अब अगर हम पाकिस्तान में तो हम पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक देखेंगे एज ऑफ मेजोरिटी क्या होती है, एज ऑफ माइनॉरिटी क्या होती है। किसी और जगह जाएंगे तो वहां उसके हिसाब से देखेंगे। तो पहली बात, वो बच्चा ना हो। दूसरा, ऑफ साउंड माइंड, उसके दिमाग में शोर बहुत होता हो। नहीं, साउंड का क्या मतलब है, बड़ा शांत, सुकून, तहम्मुल, मुतवाजिन। साउंड माइंड का मतलब है कि वो जहनी तौर पे ठीक हो, वो साउंड हो। अनसाउंड का मतलब है जो जहनी तौर पे ठीक नहीं है। तो कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जो बच्चा ना हो, पहली बात, जिसका दिमागी तवाजुन भी ठीक हो। ये बातें मैंने पीछे वाली स्लाइड पे भी थोड़ी थोड़ी सी लिखी थी। तीसरा, हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट का मतलब है जिसको वो फॉलो करता है। तो जिस लॉ को वो फॉलो करता है उसमें से किसी लॉ ने उसे मना ना कर दिया हो, खबरदार तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये फिर हम कहेंगे कि वो शख्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जो बच्चा भी नहीं है, जिसका जहनी तवाजुन भी ठीक है, एंड उसको कानून ने मना भी नहीं किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट करने से। ये एक एसेंशियल है, ये पूरा हो जाए लेकिन कोई दूसरा एसेंशियल आउट हो जाए तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब तो हम एक एसेंशियल को पढ़े ना कि कंपिटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है। जी, वहां से एक भाई परेशान थे। जी, लॉ ने ये जो नॉट डिस्क्वालिफाइड है, हाँ, कुछ लोगों को लॉ एक लिस्ट जारी कर देगा, वो कहेगा ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक छोटी सी एग्जांपल दे देते हैं, जैसे एक बंदा जेल में कैद हो गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट कह देगी इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करे। इस तरह की कुछ एग्जांपल्स हम देख रहे होंगे इंशाल्लाह, या आज लेक्चर के एंड पे या इंशाल्लाह कल। अभी तो मैंने बात ही नहीं की, मैंने कब आपको पढ़ाया, मैं तो एक एग्जांपल सी दी ना। और मैंने आपको क्या कहा कि अभी आगे जाके हम एक लिस्ट पढ़ेंगे, जब लिस्ट पढ़ाऊंगा तो उस लिस्ट के ऊपर डिस्कशन होगी ना। ये ऐसे ही है जैसे मैं आपसे कहूं कुछ इदारे होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट, आप कहें सर जरा समझाएं कैसे, तो मैं कहूं जैसे यूनिवर्सिटियां और आईकैप। आप कहेंगे अच्छा यूनिवर्सिटियां, सर यूनिवर्सिटियां कितनी तरह की होती हैं, मैं कहूंगा गवर्नमेंट की भी होती है, प्राइवेट। अच्छा सर, जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां होती हैं, इनको रजिस्ट्रेशन के लिए क्या रूल्स चाहिए, तो मैं कहूंगा एक मिनट ब्रेक लगा दो भाई, वापस पीछे आओ, मैं नॉट फॉर प्रॉफिट का लफ्ज समझा रहा था। समझ रहे हैं, हम मुद्दे से बहुत दूर चले जाते हैं। आप कहते हैं सर इसका क्या मतलब, मैं कहता हूँ आगे पढ़ाऊंगा, आप कहते हैं नहीं नहीं सर अभी थोड़ा सा तो बता दे, हल्की सी एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आगे चलने लगता है, आप कहते हैं सर इस एग्जांपल में ये वाला नुक्ता बता दे। अच्छा, वो नुक्ता बताया, फिर आगे सर उस नुक्ते के आगे वाला नुक्ता तो आपने नहीं बताया। तो वक्त आने पे वो वाली चीज डिस्कस होनी है। ये सारे मसले बाय द एंड ऑफ क्लास, जब हमारा सेशन एंड होगा ना, सारे बच्चों के सारे सवालों के जवाब हो चुके होंगे, लेकिन कुछ चीजें आगे आनी है। तो कुछ जगह मैं खुद खास तौर पे कहूंगा कि अभी नहीं, थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे जब हमें चीजें ज्यादा समझ आ गई होंगी। तो मुझे तो वो चीजें आती हैं, मैं तो पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं मासूम अजान खराब नहीं करना चाह रहा। तो इसलिए कोशिश करें, देखिए ना, अगर नन्ही मुन्नी कलियां हो ना तो उनको हल्का हल्का सा स्प्रे से पानी दे देना चाहिए। और तनावर दरख्त हो तो वासा का वड्डे वाला पाइप। अब कलियां हो मासूम सी और वड्डे वाले पाइप से पानी दे दें तो खराब हो जाएगा। तो इसलिए ना एक दफा ये कलियां तनावर दरख्त बन जाएं, ये इतने बड़े हो जाएं कि इनको समझ आ सके, तो फिर सारी बातें हम करेंगे। तो अभी जिधर मैं कहूं कि आगे जाके पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा समझ जाएं कि मैंने किसी वजह से क्या आगे जाके पढ़ेंगे। तो हम आगे जाके इसके वो इस पे डबल क्लिक करना है अभी,
जब करेंगे उस वक्त जब वो सामने लिखा हुआ आएगा तसल्ली से बात करेंगे। क्लियर? तो ये समझना बड़ा जरूरी है जी। बिल्कुल, इस पे अभी मैंने डबल क्लिक करना है। बस अभी समझ लें कि जो बड़ा हो, बच्चा ना हो। हाँ, अब ये बड़ा किसे कहेंगे इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे जी। अगर एक बंदा भूलने वाला हो, जो अक्सर भूल जाता हो, तो अब हम देखेंगे कि साउंड माइंड के अंदर क्या क्या एग्जांपल्स हैं। इसमें 3 एग्जांपल्स पे मैं बात करूंगा और तीनों के कवानीन अलग अलग बताऊंगा कि उनका क्या रूल है, तो फिर बात जरा इजीली समझ आ जाएगी। तो 3 चीजें हैं जिनमें से किसी पे डबल क्लिक नहीं हुआ, लेकिन आप उस पे माउस लाके उसकी डिस्क्रिप्शन अंदर की पढ़ना जरूर चाह रहे हैं कि उसके अंदर है की। वो नहीं होता जैसे व्हाट्सएप का मैसेज रीड भी नहीं करना, नोटिफिकेशन में आया हुआ है वहीं से थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके देख लिया, हाँ ये चीज है, नहीं ये भी नहीं पढ़ूंगा। तो ये आप उस तरह से झांकने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर प्रॉपर क्लिक करें, सही से पढ़ें, हो सकता है 3-4 पैगाम आते हो, सारी बात सही से समझ आ जाए। लें जी, व्हाट्सएप के एग्जांपल से फौरन सबको समझ आ गया। अगर ये 3 जो पॉइंट्स हैं इनके अंदर और का वर्ड है एंड की जगह, जी बिल्कुल, अगर और का वर्ड होता तो इसका मतलब है इनमें से कोई भी एक चल जाएगा। एंड का मतलब ये है कि तीनों की तीनों शर्तें बैक वक्त पूरी होना जरूरी है। बंदा छोटा भी ना हो, एंड साउंड माइंड भी हो, एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तीनों को मिला के जब ज्यादा शर्तें होती हैं तो फिर क्या होता है, सेकंड लास्ट शर्त के राइट पे एंड ये और लिखा होता है, तो पता लग जाता है ऊपर वाली सारी चीजों के साथ हमने और लगाना है या एंड लगाना है। मजे की बात है, एंड और का मतलब सेम होता है अगर उर्दू में पढ़ा है। उर्दू में और होता है, इंग्लिश में एंड होता है, तो ये भी बड़ा मसला है। तो वो जो ओ आर वाला और है वो या है, और जो अलिफ व रे वाला और है वो ये वाला है। तो इसका मतलब है ये एंड ये, इसलिए मैं और नहीं बोल रहा कि पता नहीं आप कौन सा और समझे। ये एंड ये एंड ये कानून तो पर कानून है, इसमें तो फिर गहराई है कि ग्लव्स के अंदर। अभी तो आप लोगों ने मतलब इस सब्जेक्ट को देखते साथ ही आपके अंदर वकील जाग चुका है। कोई बात नहीं, आप बतदरीज अकाउंटिंग की क्लास रेगुलरली लिया करें ताकि अंदर का वकील मरे और अंदर से अकाउंटेंट वापस जिंदा हो सके। जो बड़ा है, जिसका दिमागी तवाजुन ठीक है और जिसको कानून ने मना नहीं किया कि तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इन पे डबल क्लिक करते हैं। यहां तक हमने बातें देखी। सर एज ऑफ मेजोरिटी या मेच्योरिटी, तकरीबन दोनों का मतलब सेम है, लेकिन यहाँ कानूनी वर्ड्स मेजोरिटी है क्योंकि मेजर का ऑपोजिट होगा माइनर। ठीक है जी। एक भाई ने फरमाइश की है सर खाना खा लूं 5 मिनट देते हैं। एक दफा आपने मुझे बताना है कि सामने विजिबिलिटी कितनी है। क्या आपको लिखा नजर आ रहा है कि सामने माइनर लिखा हुआ है? मसला हल होगा। माइनर किसे कहते हैं? जो मेजर ना हो। और मेजर किसे कहते हैं? अब सवाल ये है कि माइनर कैसे कहेंगे। नॉर्मल केस की बात करते हैं। नॉर्मल केस, नॉर्मल केस ये है कि अगर एक शख्स 18 साल का हो जाए तो वो माइनर की डेफिनेशन से बाहर निकल जाता है। और अगर वो 18 साल से कम हो, चाहे 5 मिनट कम हो, वो माइनर कहलाएगा। अब ये 18 साल से क्या मुराद है? जिस दिन उसकी 18वीं सालगिरह वाला दिन चढ़े रात 12 बजे, पूरे 12 बज के चंद मिली सेकेंड हुए हो, तो वो मेजर हो जाएगा। यानी वो रात 12 बजे से 10 मिनट पहले कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाहियत नहीं रखता, और रात 12 बजे जैसी उसकी 18वीं सालगिरह वाला दिन आया है, जो एन उसकी 18th बर्थडे है, उस गुज़िश्ता रात, क्योंकि अंग्रेज का दिन रात 12 बजे शुरू हो जाता है, तो रात 12 बजे आप माइनर की डेफिनेशन से निकल जाएंगे जी। जी, जिन्होंने लिखवाई ही गलत हो, जो कानूनी नजर में आपकी, वही बात है कि जो आपके डोमिसाइल पे, आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे, आपके पे फॉर्म पे, आपके इस तरह के डॉक्यूमेंट पे जो कानून की नजर में आपकी एज है, उसके हिसाब से जब आपके 18 साल पूरे के पूरे हो जाए, 18वां साल स्टार्ट नहीं,
18 पूरे साल कंप्लीट हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि आप माइनर नहीं रहे। इससे पहले पहले वो शख्स कानूनी एतबार से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। लेकिन जाहिर है वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा कुछ जगह। एक छोटा बच्चा है फॉर एग्जांपल, उसको कहीं कोई चीज किराए पे लेनी है, कोई चीज की खरीदो फरोख्त करनी है और कोई वाली वारिस भी आसपास नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट वो तो कर लेगा लेकिन फंसेगा दूसरा बंदा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं, ज्यादा एनफोर्सेबल। ये बच्चा अगर चीजें लेके भाग गया, बच्चा है ना छोटा सा, तो कानून में जाके आप ये नहीं कह सकते जी ये बच्चे से रिकवरी करा के दें। वो कहे आपको पता था ये बच्चा होगा, हाँ तो बस ठीक है फिर एंजॉय करो। वो तो बच्चा है, वो तो शरारती है, उसका क्या कहना। तो एक बच्चा जो कि अभी 18 साल कंप्लीट नहीं कर चुका वो कहलाएगा माइनर। तो नॉर्मल एज माइनॉरिटी की 18 साल से नीचे है, 18 या उससे ऊपर को मेजर कहेंगे। ये मेजर से मुराद है अब वो बड़ा हो चुका है, माइनर का मतलब है वो छोटा है। ये जो छोटा बच्चा है ये कॉन्ट्रैक्ट असूलन नहीं कर सकता, लेकिन अगर करेगा तो नुकसान इसे नहीं है, सामने वाले बंदे को। तो ये पहले तो हो गई एज नॉर्मल केस में। अब होता ही है कि कई दफा कुछ लोगों का इवन प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त, बहुत सारे और ऐसे मामलात हैं जिसके अंदर आपको वो एज चाहिए जिस एज में आप लीगली इस काबिल हों कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। अब पता नहीं आप लोग इसको लॉ के साथ बहुत सारे और लॉस कनेक्टेड और इस लॉ में भी जिक्र आएगा। 18 साल से पहले आपको लीगल राइट्स सारे नहीं मिले हुए होते। 18 साल के बाद आप अगर अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं तो कोई आपको नहीं मना कर सकता। मतलब ये 18 साल की एज आपको कानूनी तौर पे एक ऐसा शहरी बना देती है जो वालिदैन के तसल्लुत से आजाद हो चुका है। उससे पीछे की चीजें, उससे पीछे के जितने भी मामला हैं वो आपके वालिदैन के साथ काउंट हो रहे होते हैं। 18 साल की एज के बाद आप कानूनी तौर पे एक ऐसे शख्स बन गए हैं जो अपना अच्छा बुरा समझ सकता होगा। कानून को ऐसा लगता है कि ये बंदा अब अपने मामलात को डील कर सकता है। बात समझ आई? बहुत पेचीदा बात नहीं थी। तो ये है नॉर्मल केस 18 साल का। कभी कभी गार्डियन अपॉइंट हो जाता है। गार्डियन कई दफा आपका कफील गवर्नमेंट की तरफ से आ जाता है। एक बच्चे के वालिदैन की छोटी एज में डेथ हो गई, उनकी छोटी एज में नहीं, बच्चे की छोटी एज में। पता लगे आप कहें सर वालिदैन की छोटी एज में डेथ हो गई तो ये क्या कर रहा है। इसकी छोटी एज में इसके वालिदैन की डेथ हो गई और ये छोटा बच्चा था, तो गवर्नमेंट ने आके देखा कि आसपास कौन रिश्तेदारों ने कहा जी ये ताया जो है ना ये इस बच्चे को संभालेगा। ताया ने भी अदालत में कहा जी मैं इस बच्चे को संभालूंगा। तो बच्चे के असासे फॉर द टाइम बीइंग ताया की तहवील में आ गए। लेकिन ताया बच्चे से पूछे बगैर उन्हें बेच नहीं सकता और बच्चा बड़े होने से पहले ये डिसीजन ले ही नहीं सकता कि वो बेच सकें, क्योंकि तो वो माइनर है। तो कानून ने ये एक ऑप्शन रखी है कि ऐसा ना हो कि वो ताया बच्चे की प्रॉपर्टी खा जाए, उसको परेशान करके, उसको इमोशनल करके। तो कानून ने ये ऑप्शन रखी है कि जब वो बड़ा होगा तब वो उन चीजों के बारे में कानूनी फैसले कर सकेगा। अब नॉर्मल केस में हम 18 साल की बात करते हैं, लेकिन जो इस तरह की कफालत में जो बच्चे पले होते हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है अपने उस रिश्तेदार का जिसने उन्हें पाला है, वालिदैन की तरफ से, वालिदैन की जगह। तो ऐसे में कानून को लगा कि 18 साल की एज थोड़ी सी अभी भी कम है उस बच्चे में इतनी मेच्योरिटी आने की कि वो अपने ताए को ना कर सके। मतलब जिसके जो बचपन से देख रहा है कि इसने मुझे पाला है, उसको वो इखलाकी तौर पे शायद इतने आराम से इनकार ना कर सके। तो लॉ ने सोचा कि अच्छा 18 साल के बाद होने के बाद बदतमीज बनने की उम्र कितनी। उनको लगा 21 साल। तो 21 साल वो एज है जिसमें हम उस बच्चे को माइनर की डेफिनेशन से हटाएंगे। तो अगर किसी बच्चे पे अदालत की तरफ से गार्डियन मुकर्रर है तो फिर उस बच्चे की मेजॉरिटी की एज 21 साल पे आएगी। वो 21 साल की उम्र में अपने फैसले कर सकेगा। और जिसके ऊपर गार्डियन अपॉइंटेड नहीं है, नॉर्मल केस, तो नॉर्मल सादा रूल क्या है? हाँ, बात समझ आई? तो इसका मतलब है कि 18 साल की एज में एक बच्चा मेजर हो जाएगा और वो अपने फैसले खुद से कर सकेगा। अब ऐसे में
इस बच्चे पे केस नहीं हो सकता, लेकिन ये बच्चा केस कर सकता है। इस पे केस नहीं हो सकता, ये केस कर सकता है। केस के लिए वर्ड इस्तेमाल होगा सू, ये सू कर सकता है। शुक्रिया, एक दफा वर्ड है। तो ये सू कर सकता है दूसरे बंदे पे, दूसरा बंदा इस पे सू नहीं कर सकता। सू का मतलब है कानूनी केस। लिख देता हूं इससे पहले, इसीलिए मैंने कहा ये 2 दफा नहीं है, 1 दफा वर्ड है। कानूनी केस को उर्दू में क्या कहते हैं? मुकदमा। मुकदमा मैं लिख दिया तो मेरी तो उर्दू सामने आ जाएगी। मुकदमा, मुकदमा। मीम के साथ शायद एन आता हो, नहीं आता। मुकदमा, पता नहीं, इसके ऊपर देखेंगे। कानूनी मुकदमा, मुकदमा। इंग्लिश में कौन सा सही लिख लिया, मेरी स्क्रीन नहीं साथ नहीं दिया। माइनर दूसरों पे लीगल केस कर सकता है अगर इसके साथ नाइंसाफी हो रही हो, बट दूसरे बंदे माइनर पे केस नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बच्चा है। अगर माइनर कत्ल कर दे फिर क्या होगा? एक भाई ने सवाल उठाया। क्रिमिनल लॉ में जाके इस चीज की तशखीस होगी। हम पढ़ रहे हैं सिविल लॉ, इसमें तिजारती मामला डिस्कस हो रहे हैं। तो कत्ल के मामला चाइल्ड वाली जो कोर्ट्स हैं वो डील करेंगी, चाइल्ड के लॉज डील करेंगे और वो सारे मामला। फिर उसमें भी देखेंगे कि क्या वजूहात थी, उसमें भी अपने तौर पे एज डिफाइंड है कि कितनी एज से पीछे वाला कत्ल किसके कैफियत में आएगा और कितनी एज के बाद वाला कत्ल। लेकिन चूंकि वो हमारे स्कोप से काफी साइड पे निकल जाएगा तो इसलिए मैंने ब्रेक लगा दी और वापस इधर आ गया। हम तिजारती मामला की डील कर रहे हैं। हम जो पढ़े वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट्स को डील करता है। और कत्ल अगर बच्चे ने किया तो जाहिर है उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट पे तो नहीं किया होगा, उसको टॉफी नहीं दी होगी टाइम पे वालिदैन ने, उसको जो है उसकी कोई चीजें लेके भाग गया होगा तो इसलिए उसने कहा वो बच्चा जाहिर है वो इसी तरह का कत्ल करेगा। तो माइनर को लॉ ने लीगल पावर तो दी है लेकिन माइनर पे लीगल चढ़ाई नहीं की जा सकती। अब अगर एक माइनर ने किसी मेजर के साथ एग्रीमेंट किया और उसको ये गलतफहमी से ये साबित कर दिया कि मैं तो बड़ा हूं, मैं तो जो मेजोरिटी को पहुंचा हुआ हूं, धोखा किसने दिया? माइनर ने। कंफ्यूज किसने किया? माइनर ने। वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ हुई तो भी वो माइनर पे केस नहीं कर सकता, क्योंकि जब ये अदालत में जाएगा तो कहेगा मैं तो बच्चा था, शरारत कर रहा था। जो है ही बच्चा, उसके साथ डील करने में फंसना आप नहीं है। तो अगर किसी मामले में आपका माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट है, अच्छा माइनर और एक मेजर दोनों ने मिलकर किसी के साथ एग्रीमेंट किया, कौन फंसेगा? तो बस ये आपको समझ आना चाहिए कि माइनर और मेजर में फर्क है। माइनर कानूनी एतबार से सेफ है, वो इवन केस कर सकता है, उस पर केस नहीं हो सकता। जो उसके साथ डील कर रहा होगा सामने वाला ही बंदा फंसेगा। तो माइनर को लॉ ने काफी ज्यादा बेनिफिट्स दिए हैं। के टाइम पे वो माइनर है, लेकिन जब प्रॉब्लम हुआ तब तक वो मेजर। बड़ी खूबसूरत बात कर दी इन्होंने। इसके लिए मैं एक वर्ड इस्तेमाल करूंगा, रेटिफाई। रेटिफाई, रेटिफाई का मतलब होता है बाद में तस्दीक करना। कई दफा क्या होता है, एक मामला अभी डन हुआ, कुछ आगे जाके आपने तस्दीक की कि उस मामले में ये ऐसे था, ये रूल यूं इंप्लीमेंट होना था। कॉमन कॉन्ट्रैक्ट्स में बाद में जाके तस्दीक की जा सकती है, तस्दीक की जा सकती है, बट माइनर के लिए रूल ये है कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड एट द टाइम ऑफ रेटिफिकेशन, ये वाला काम वो माइनर नहीं होना चाहिए। तो अगर उसके बचपन में कोई एग्रीमेंट हुआ और बाद में उसने ओके कर दिया कि हाँ भाई मैं राजी हूं इस गुज़िश्ता एग्रीमेंट पे, तो हम कहेंगे नहीं, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप माइनर थे, तो उसको शुरू पीछे से हुए हुए कॉन्ट्रैक्ट को बाद में रेटिफाई भी नहीं, यानी कि उनकी तस्दीक भी नहीं कर सकता। क्लियर है? इस पे एक और रूल भी अप्लाई नहीं करता, उसको हम कहते हैं एस्टॉपल का रूल। लेकिन ये एस्टॉपल वाला वर्ड हम लोगों ने जरा काफी आगे जाके पढ़ना है, तो एस्टॉपल का लफ्ज देख के परेशान नहीं होना, वो एक कानून है खास किस्म का, वो आगे जाके आएगा। जी ठीक है, जी बिल्कुल। अगर तो बच्चे के नाम पे बिजनेस हो रहा है तो वो बिजनेस वैसे ही गलत है। कुछ लॉ अलाउ करते हैं, कुछ लॉ अलाउ नहीं करते। खरीदो फरोख्त के जो बिजनेसेस हैं वो अलाउ हो जाते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी को नाम पे करने वाले या कुछ और इस तरह के होते हैं उसमें बड़ी सारी पेचीदगियां होती हैं।
तो जिस भी कानून के तहत उन्होंने वो किया फिर वो कानून उसे पकड़ेगा। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने मना कर दिया कि बच्चे के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, और अगर होगा या कोई भी मामला होगा तो बच्चे पे किसी किस्म का लीगल केस नहीं हो सकता, ना सारी पावर्स मिलेंगी ना सारी लायबिलिटीज मिलेंगी। तो यूं समझें कि वो बस एक एग्रीमेंट सा है जिसकी कानूनी हैसियत नहीं है। हाँ, लेकिन माइनर कब केस कर सकता है? जब माइनर्स के हकूक पामाल किए जा रहे हो, जब कोई इसकी प्रॉपर्टी छीन रहा हो, जब कोई इसके साथ नाइंसाफी कर रहा हो, तो फिर लॉ ने इसको इख्तियार दिया है। वो क्या दिया है, कितना इख्तियार दिया है, वो हमें लॉ ने नहीं बताया। माइनर के बारे में उन्होंने 4-5 मोटी मोटी बातें बताई जी। माइनर को अगर कोई शख्स अपना नुमाइंदा बना के कहीं भेजे और वो गलती कराए तो बड़े वाला पकड़। तो ये कॉमन रूल आपको समझ आ गया कि जो मेजर है वो पकड़ा जाएगा, माइनर के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। जी, अब कानूनी एतबार से 18 साल से कम में की गई शादी, हम पढ़े हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तिजारती कानून। लेकिन इसमें कहीं कहीं कुछ और कॉन्ट्रैक्ट का तस्करा भी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक तो गलत है, बट पाकिस्तान में हमारे शरिया, हर मुल्क के लॉ का सोर्स होता है ना, तो कौन सा कानून, तो हमारे यहाँ चूंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो अगर इस्लाम के कानून ने कोई ऐसी बात की है जो हमारे मुल्क के किसी लॉ के साथ क्लैश में है, तो फिर हम इस्लाम का कानून फॉलो करेंगे। इस्लाम ने एक बंदे को बालिग होने पे ये इजाजत देती है कि वो शादी कर सकता है, ठीक है। तो उन्होंने सने बलूगत का ताल्लुक ईयर से नहीं रखा, उस बंदे की कैपेसिटी के हिसाब से रखा है कि वो मैच्योर हो जाए और अपना अच्छा बुरा सोच सके। तो इस्लामी नजर में इंसान बालिग होने पे मैच्योर हो जाता है, बट अंग्रेजों की नजर में वो 18 साल की का होने की सूरत में वो मैच्योर होता है। डन। तो इस्लामिक लॉ जब क्लैश में आएगा तो हम इस्लामिक लॉ को फॉलो करेंगे, लेकिन चूंकि वो क्लैश में है तो यहाँ पे वो आई कैप वो उसका सवाल नहीं पूछेंगे, वो इसी का सवाल पूछेंगे जी। अगर वो गार्डियन साथ इन्वॉल्व था, तो अगर उसने रिप्रेजेंट किया था भाई ये मेरा नुमाइंदा है, तो फिर वो गार्डियन पकड़ा जाएगा। अगर माइनर खुद ही से जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट कराया और कोई गड़बड़ हो गई, तो कल को बेचारे रोते ही रह जाएंगे जिनके साथ गड़बड़ हुई है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था हु वाज नॉट कॉम्पिटेंट। माइनर और मेजर की गिरहें खोलते थे जी। मेजर अगर माइनर के साथ नाइंसाफी करे, अभी थोड़े पहले मैंने कहा माइनर केस कर सकता है। हाँ, माइनर को लॉ ने इख्तियार दे दिया है, मेजर को इख्तियार नहीं दिया। मेजर का नुकसान भी मेजर के जिम्मे, मेजर के सारे मामला उसके जिम्मे। माइनर का फायदा हो तो मजे की बात है, नुकसान हो रहा हो केस कर सकता है जी। कॉन्ट्रैक्ट देखें, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं, माइनर ने तो फायदा उठा लिया। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं था, अगला बंदा अदालत में जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं था, तो कहेंगे जब वैलिड नहीं है तो हमारे पास क्या करने आए हो? तुम्हारे साथ एक बच्चे ने मजाक किया है, बच्चा तुम्हारी चीजें खो के ले गया है, कागज पे आपस में लिखत पढ़त करके प्रॉपर, तो तुमने जो हरकत की है तो बोंगी मारी है, उस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता था। अब तुमने अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमने तो मना किया था, हमने कहा था ये तो एनफोर्सेबल बाय लॉ ही नहीं है, अब तुम आके हमें क्यों कह रहे हो कि हम इसको एनफोर्स कर दें? बात समझ आ रही है? तो माइनर वाला बड़ा मजेदार सा मामला है, वो किसी और कानून के अंदर आता है जी। लॉयर के साथ अरेंजमेंट होता है, लॉयर तो हर किसी को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, तो उसके साथ अरेंजमेंट होता है। अगेन वही बात है कि मैं एक दफा फिर से याद दहानी करा दूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो इसके अंडर होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें माइनर का रोल मैं आपको बता रहा हूं। अब अगर आप कहें सर माइनर फौज में जा सकता है या नहीं, और अगर फौज में नहीं जा सकता तो वो मेजर कैसे बना आगे जाके? तो मैं आपसे कहूंगा भाई फौज का कानून भी अलग है, फलाना अलग है। इस वक्त हम तिजारती कानून के अंदर पढ़ रहे हैं कि अगर एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो उसमें क्या शरई अहकाम आता है? जब वो माइनर से कॉन्टैक्ट करता है तो माइनर को फायदा होगा उसका नुकसान, ठीक है, तो वो जब मेजर हो जाता है माइनर, तब मेजर जाके डील करता है। नहीं, वही बात इन्होंने कहा, अगर शुरू में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उस वक्त नुकसान हो रहा था एक बड़े आदमी को और बाद में वो बच्चा बड़ा हो गया तो क्या उस पर केस कर सकता है? नहीं।
एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन भी मेजर होना चाहिए। अगर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन माइनर है तो बड़े होके भले खुद कहे कि इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं लीगल शक्ल देना चाहता हूँ, कानून कहेगा नहीं, नया कॉन्ट्रैक्ट कर लो, पुराने वाले को तुम रेटिफाई नहीं कर सकते। रेटिफाई समझ आ रहा है? बाद में तस्दीक नहीं कर सकते जी। माइनर मेजर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो माइनर कैसे इन्फोर्स कर सकते हैं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। हाँ, माइनर इन्फोर्स नहीं कर सकता। अगर मेजर से ज्यादती कर रहे हैं तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट को साबित करे ना करे, उस नाइंसाफी को साबित कर दे बस। कॉन्ट्रैक्ट को तो वो नहीं एग्जीक्यूट करा सकते। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है लेकिन इंसानियत तो वैलिड है ना, तो इंसानियत की बिना पे केस होगा कि एक इंसान ने एक मासूम बच्चे के साथ हक तलफी की। हाँ जी, माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा या वॉइड होगा? माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा या वॉइड होगा? असूलन ये वॉइड एब इनिशियो होगा, असूलन हो ही नहीं सकता, मतलब ये तो इस तरफ जा ही नहीं सकती बात। तो ये आपस में एक नॉर्मल एग्रीमेंट कर सकते हैं बगैर एनफोर्समेंट वाला। जी, ऑनलाइन में 2 सवाल आए हुए हैं, आखिरी 3 सवाल आए हुए हैं। सर रेटिफाई को उर्दू में क्या कहते हैं? मैंने बोला था तस्दीक, तस्दीक करना। सर अगर माइनर मेजर होने से 1-2 दिन पहले सू करे तो अगली पार्टी उसको मेजर होने के बाद रिस्पॉन्स कर सकती है? जी अगेन अदालत के केस तो जब तक चलते रहे चलते रहते हैं, उसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। सर माइनर को, सर अगर गार्डियन ने माइनर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लेकिन उस वक्त माइनर को पता नहीं था, जब वो मेजर हो जाएगा तब सू कर सकता है? जी अगर गार्डियन ने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बेचारे को नहीं पता, वो बेचारा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की शरई हैसियत तो नहीं है, तो वो अपने हक के लिए तो माइनर बड़ा होकर भी आवाज उठा सकता है, तो हक के लिए आवाज उठाई जा सकती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने के लिए वो आवाज नहीं उठाई जा सकती। आखिरी सवाल ये है सर, कोई इंसान गार्डियन के पास रह रहा है बट वो शो करे कि वो 18 प्लस है बट 21 से कम है और किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो क्या वो वैलिड होगा? देखिए वो 21 साल से पहले कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता कानून के एतबार से, चूंकि वो गार्डियन के साथ रह रहा है। शर्त यह है कि गार्डियन खुद से ना अपॉइंट की और रिश्तेदारों ने ना कहो अच्छा भाई चाची तू ख्याल रख ले, अदालत की तरफ से एक प्रॉपर लीगल गार्डियन। मेरे ख्याल में हम लोगों ने अच्छी खासी गुफ्तगू की है, भी अगले दिन जब आप पढ़ के आएंगे हैंड आउट दिखाएं, मैं आपको बताऊं कि आपने पढ़ना है क्या एग्जैक्टली। आप लोगों ने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पेज 17 जो आपके पास आ रहा है उसके सेंटर से नीचे तक जाना है और अगले पेज पे रूल्स फॉर माइनर है, ये पॉइंट्स आपने पढ़ के आने हैं। और इधर मैंने फिर से एस्टॉपल के बारे में लिख दिया कि हम आगे पढ़ेंगे और मुझे पता है कि कल 113 दफा आप लोग पूछेंगे सर ये एस्टॉपल क्या होता है। ठीक है जी, तो ये रूल्स फॉर माइनर तक आप लोगों ने पढ़ के आना है जी। ठीक है, कल आते साथ ही पहला सवाल आपकी तरफ से आएगा, अगले दिन पढ़ के आएंगे भी तो वो होगा। मैं नीचे लाइव स्ट्रीमिंग में आ रहा हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग वालों मैं नीचे आ रहा हूँ आपके सवाल 5 मिनट में जवाब देने के लिए। ठीक है, निकल गए? नहीं बैठे हुए।